गांधार ऑयल रिफाइनरी इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो कि लगभग खुला हुआ रहेगा 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में। तो इस आईपीओ के बारे में डिटेल में आगे बात करने से पहले अपने भाइयों के एक दो सवाल थे उनको एक बार देख लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि दो सवालों को एटलीस्ट इंक्लूड किया जाए हर अगले वीडियो में, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में आए हुए हैं उन सवालों को। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है वो है, अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया था सेलो वर्ल्ड नाम से कंपनी का। सो इस आईपीओ की या फिर इस कंपनी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसका हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था। स्टिल एक क्वेरी आई हुई थी कि इस आईपीओ के अंदर में अब आगे क्या हो सकता है खुलने के बाद में। सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये 15% के आसपास ऊपर खुला हुआ है और अभी 15% के आसपास ऊपर ही चल रहा है। सो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं कि अभी जैसे 30 मिनट कैंडल का एक चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है, क्योंकि अभी ज़्यादा चला नहीं है तो इसने ज़्यादा बेस अभी बनाया नहीं है। बट फिर भी आईपीओ खुलने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है स्टॉक के अंदर में, जो कि एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे दो ब्लू लाइन्स अपने सामने दिख रही होंगी। यहाँ पर अगर हम क्लियरली देख पाते हैं तो जैसे ही मार्केट मतलब खुला था, आईपीओ खुलते ही नीचे की साइड में इसने जंप लिया जो कि यहाँ तक गया 781 तक। उसके बाद में अगेन ऊपर तक गया जो कि एक रेजिस्टेंस फेज यहाँ पर इसने बनाया, जो कि ब्लू लाइन पे है। अगेन ये नीचे जाके आया, बट इसने जो पहले जो लो बनाया था उसको तोड़ के और नीचे तक चला गया, जो कि अगेन कहाँ तक गया 770 के तक चला गया, मतलब 10 पॉइंट और नीचे तक गया। अगेन ऊपर आया, फिर इसने एक रेजिस्टेंस फेज जो पहले बनाया था उससे ऊपर नहीं जा पाया। सो अभी जिस तरीके से चल रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कि मार्केट ये इसका नीचे जाने का जो डाउन टर्न है उसी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट हर बार फेल हो रहा है। बट नीचे जाने के इसके चांसेस ज़्यादा बने हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर कंपनी की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने आईपीओ वाले वीडियो में बात की थी, कंपनी अच्छी है, आज के दिन बहुत ही ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, बट इतनी सेल नहीं कर पा रही है। बट आज के दिन जिस वैल्यू के ऊपर मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो लगभग साढ़े सोलह हज़ार करोड़ की आज के दिन मार्केट कैप है। और अगर इसकी कमाई की बात करते हैं तो कमाई के हिसाब से उतना नहीं कमा रही है, 385 करोड़ से कमा रही है। सॉरी, 285 करोड़ से कमा रही है। तो 16,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 285 करोड़ से कमाए, तो ये लगभग लगभग 2% से भी कम होता है जिस वैल्यू के ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं, जो कि एक अच्छा नहीं माना जाता। बट कमाई बहुत अच्छे तरीके से इसकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसकी जो मार्केट वैल्यू है और फ्यूचर की जो मतलब मार्केट वैल्यू हो सकती है वो बहुत अच्छी है। मतलब कंपनी के अंदर उम्मीद बहुत अच्छी है और स्टॉक मार्केट उम्मीद पे ही चलता है। तो उस वजह से हमको इस लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर में हम लोग डेफिनेटली लगा सकते हैं पैसे। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो हमें उम्मीद थी कि 10-15% ऊपर खुल सकता है, तो ऊपर खुला भी है ये। और अब शॉर्ट लॉन्ग टर्म का तो व्यू क्लियर है कि ऊपर जा सकता है। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी जिस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इसको, तो उसके लिए कर सकते हैं कि ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है इसको ये तोड़े, पहले तोड़ने के बाद में यहाँ पर सस्टेन करे इस ब्लू लाइन के ऊपर में, या फिर इस तोड़ने के बाद अगर ऊपर ऊपर चला जाता है तो इस ब्लू लाइन पे सस्टेन कर जाए। मतलब किसी भी एक ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करें, वापस ऊपर की तरफ भागे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से स्टॉक चलता है और चलने के बाद में ऊपर जाता है और इस ब्लू लाइन को तोड़ देता है। फिर वापस नीचे आता है, इस ब्लू लाइन के ऊपर में सस्टेन कर जाता है। सस्टेन करने के बाद फिर जो इसने हाई बनाया था उसको तोड़ते हुए ऊपर जाए तो हम बाइंग कर सकते हैं। और ये वाले जो ब्लू लाइन को बना के यहाँ पे सपोर्ट जो उसने लिया था, उस सपोर्ट को एज ए स्टॉप लॉस काम में ले सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से ट्रेड हो सकता है, और किस हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस को फ्यूचर में फिर शिफ्ट कर सकते हैं अगर ऐसे चलता है तो वो हाइकन हाइसी के हिसाब से हम लोग उसको जो कि हमने आईपीओ स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे उस आईपीओ स्ट्रेटेजी का। उसके हिसाब से फिर अपना स्टॉप लॉस आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका शॉर्ट टर्म व्यू है और लॉन्ग टर्म व्यू है। बाकी कमाई बहुत कम कर रहा है जिस वैल्यू के ऊपर है, तो हो सकता है नीचे भी जा सकता है। सो अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग सही रहेगी। बाकी ऊपर जाता है तो इस हिसाब से आप लोग वापस खरीद सकते हैं, रीबाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना सवाल था भाई का वो था कि हमें आईपीओ को सीखना है, जैसे कि आईपीओ स्टेट मतलब आईपीओ मतलब ये जो हम लोग करते हैं एनालिसिस, इस एनालिसिस को सीखना है तो लर्न करना है। तो आईपीओ को लर्निंग करने का कोई अलग से नहीं होता कोर्स कुछ भी। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर दो ही चीज़ें हैं, ज़्यादा भसड़ में जाना ही नहीं है, घुसना ही नहीं है। दो ही चीज़ें, एक तो है टेक्निकल एनालिसिस जिसके अंदर हम चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और चार्ट को स्टडी करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि कहाँ पर बाइंग फोर्स आ रही है और कहाँ पर सेलिंग फोर्स खड़ी हुई है। तो अगर हमें दिखता है कि चार्ट को देखते हुए रीड करके हमें लग रहा है कि बाइंग फोर्स आ रही है, चार्ट पैटर्न्स को रीड करते हुए कि ऊपर जा सकता है क्योंकि बाइंग फोर्स आ रही है, और अगली जो सेलिंग फोर्स है वो कहाँ पर खड़ी हुई है, तो वहाँ तक स्टॉक जो है जा सकता है। सो उस चीज़ का पता करने के लिए, बाइंग और सेलिंग फोर्स का पता करने के लिए हम लोग चार्ट की स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर में अगर वो चार्ट में अपने को जो दिखा रहा है बाइंग फोर्स आ रही है, सेलिंग फोर्स वहाँ खड़ी हुई है, उसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए अपने आप को मतलब उस चीज़ को मतलब कि हाँ ये चीज़ हो रही है, राइट। वो तो चार्ट में हो रही है, तो चार्ट में तो कभी भी बदल सकता है। चार्ट तो कभी पॉजिटिव में दिख रहा है, थोड़ी देर में नेगेटिव में दिखने लग जाएगा। तो उसी चीज़ में अपने को कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए हमको कंपनी को रीड करना पड़ता है, कंपनी को फ्यूचर को रीड करना पड़ता है, कंपनी की आज की हालत कैसी है उसको रीड करना पड़ता है, उसके स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं, उनको थोड़ा सा रीड करना पड़ता है, जिससे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये चार्ट सही बोल रहा है।
बिल्कुल, डेफ़िनिटली ऐसा हो सकता है। तो वो जो स्टडी होती है कंपनी को रीड करने की उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के 3 पार्ट होते हैं मोस्टली। एक होते हैं जिसके अंदर में हम लोग फ्यूचर को देखते हैं कि कंपनी कौन-सी प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है जिसका फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसका कैसा फ्यूचर हो सकता है उस प्रोडक्ट और सर्विस का। जिसकी वजह से हम लोग फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा ब्राइट है कि नहीं है। दूसरा कि कंपनी की आज की हालत कहाँ पे है? आज की हालत कहीं खस्ता तो नहीं है? कम कमा रही है, ज़्यादा कमा रही है? किस लेवल के ऊपर में आज खड़ी हुई है? ज़्यादा पैसे के ऊपर खड़ी हुई है? अगर बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड खड़ी हुई है कि अंडर वैल्यूड खड़ी हुई है? तो उस चीज़ का पता करने में दूसरा जो पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का। तीसरा जो होता है कि पास्ट में कंपनी कैसी चली है, पास्ट में जो डायरेक्टर्स आज के दिन उस कंपनी को चला रहे हैं, उनकी पास्ट क्या रहा है, जो पास्ट की जो परफॉर्मेंस कंपनी की अब तक रही है, उसको थोड़ा-सा रीड करना। तो ये 3 फेजेज़ होते हैं जिसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस सबसे मेन है, टेक्निकल चार्ट तो केवल एक हमें अंदाज़ा लगाने के लिए काम में आता है। सबसे जो मेन पार्ट होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होती है। सो ये 2 ही स्टडी होती हैं स्टॉक मार्केट में और आगे फ्यूचर के अंदर में हम लोग इसके और भी वीडियोज़ लेके आएँगे। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के जो लर्निंग के जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। आप लोग उनको उनको भी देख सकते हैं। बाकी हम लोग फ्यूचर के अंदर में पेड इसके क्लासेस भी लेके आ रहे हैं जिसके अंदर में महीने भर की प्रैक्टिस या फिर 15 दिन की प्रैक्टिस हम लोग करवाएँगे क्लासेस के थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। सो दैट्स ए फ्यूचर प्लान है। और नेक्स्ट अब लोग हम चलते हैं अपने गांधार ऑयल जिसका रिफाइनरी इसका आईपीओ आया हुआ है, सो इसकी स्टडी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर दिख रहा है कि 22 नंबर से 24 नंबर के बीच में ये खुला हुआ रहेगा, 169 का कंपनी ने प्राइस रखा है और यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है 500 करोड़ के शेयर्स जो हो रहे हैं वो तकरीबन उतने शेयर्स जो है इस आईपीओ के थ्रू निकालना चाह रही है। यहाँ पे 300 करोड़ रुपए तो हैं, वो हैं जो वर्थ ऑफ नए शेयर्स कंपनी जारी करी जो कि 300 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं और लगभग 200 करोड़ रुपए के जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स हैं वो बेच रहे हैं। इस आईपीओ के बाद में जो प्रमोटर्स के बाद में पास में होल्डिंग रह जाने वाली है वो 64% ही रह जाने वाली है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स भी अपना अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। सो मोस्टली यहाँ पे कंपनी को पैसों की ज़्यादा जरूरत है बट इस प्राइस का फायदा प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स भी उठाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में ये कंपनी जो लिस्ट हो जाएगी वो 5 दिसंबर को लिस्ट हो जाएगी, उसके बाद में हम नॉर्मल ट्रेडिंग इसमें कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें तो पहले कंपनी करती क्या है? तो कंपनी करती क्या है, हमने जैसे क्रूड ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि हम लोग पेट्रोल जो काम में लेते हैं, डीज़ल जो काम में लेते हैं, वो क्रूड ऑयल के ही पार्ट है। इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं क्रूड ऑयल से, जैसे कि वेसलीन आपने देखी होगी, वो वेसलीन भी क्रूड ऑयल से निकलती है और वैक्स आपने देखा होगा, वैक्स निकलता है। सो ऐसे लिक्विड मतलब जो चिकने पदार्थ होते हैं बहुत सारे निकलते हैं क्रूड ऑयल से। उन्हीं के जो एक कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बेचने का काम करती है। अब जैसे हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं जो कि अपनी गाड़ियों के अंदर में इंजन के अंदर में इंजन ऑयल वगैरह, तो वो भी क्रूड ऑयल का ही पार्ट है। तो इस टाइप से बहुत सारे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स अलग-अलग निकलते हैं वो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। जैसे कि पर्सनल केयर के अंदर में जैसे हम लोग घुटनों के दर्द हो रहा होता है या फिर बॉडी में कहीं पेन हो रहा होता है तो हम लोग बेस कुछ दवाइयाँ लगाते हैं, तो वो तेल ही होता है। सो वो जो तेल उन दवाइयों में यूज़ होता है वो कौन होता है? पर्सनल केयर और हेल्थ केयर के अंदर में जो काम में आने वाला। तो वो जो तेल होता है वो ये कंपनी सप्लाई करती है दूसरी कंपनियों को। तो वहाँ से फिर हेल्थ केयर की और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनते हैं। दूसरा परफॉर्मेंस ऑयल्स जो कि हम लोग यूजुअली जो यूज़ में लेते हैं ऑयल जो कि इंजन ऑयल वगैरह हो गया, तो पीएचपीओ। तीसरा होता है लुब्रिकेंट्स जो कि हम लोग जैसे पार्ट्स होते हैं तो पार्ट्स घिसे ना तो जैसे हम ग्रीस लगाते हैं, तो ये कंपनी वो भी काम करती है। और भी मतलब ये मेन इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि पर्सनल केयर की इंडस्ट्री में काम में आते हैं। दूसरा जो इंजन ऑयल काम में आता है, तीसरा लुब्रिकेंट काम में आता है। ये इसके 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। ये लगभग-लगभग इसके 90% सेल इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स से आती है। तो मोस्टली इसके पास में एक ही चीज़ है वो है ऑयल। वो ऑयल से मतलब वो क्रूड ऑयल से निकलता है, वो ऑयल को फिर अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में काम में लिया जाता है जिनको ये सप्लाई करती है। आज के दिन इसके बहुत अच्छे-अच्छे कस्टमर्स हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, जैसे पतंजलि, मैरिको, गोल्ड, यूनिलीवर, राइट? तो ये इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सॉरी मेन कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं इसके और बहुत बहुत ही अच्छे-अच्छे नाम हैं जिनको ये सर्व करती है आज के दिन। अब अगर हम थोड़ा-सा फाइनेंसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं, वो कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। कंपनी की जो आज रिसेंट सेल है, जो कि 41 करोड़ 4100 करोड़ की है, जिसमें से 200 करोड़ से कंपनी नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है। जो कि अगर सेल का देखा जाए, तो ओवरऑल सेल का सिर्फ 4% के आसपास ही निकाल पा रही है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपनी वैल्यू कितनी लग रही है, तो वो लग रही है 1654 करोड़ रुपए। तो लगभग मान लें 1600 करोड़ की कंपनी अपनी पूरी कंपनी की वैल्यू लगा रही है। तो हम पैसे कहाँ पे लगा रहे हैं? 1600 करोड़ के हिसाब से, और 1600 करोड़ के हिसाब से कंपनी कमाई कितनी कर रही है? 200 करोड़। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी लगभग-लगभग जितना हमसे पैसा माँग रही है उसके मुकाबले लगभग कितना परसेंट हो गया ये? उम, 13%, 12-13% के आसपास में कंपनी कमाई कर पा रही है यहाँ पे। सो 13% के आसपास, जो कि अच्छा है, जो कि बुरा नहीं है, अच्छा है। तो ये बहुत काफ़ी अच्छा है। इसी की बेसिस पे हम लोग थोड़ा-सा कंपैरिज़न भी कर लेते हैं, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि कंपैरिज़न में कहाँ पे खड़ी है, जिस इस टाइप की जो दूसरी कंपनीज़ हैं, उनको आज मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है। एक कंपनी है जो इन्होंने कॉम्पिटिशन में बताई है, कॉम्पिटिशन क मतलब जो हर कंपनी जो आईपीओ लेके आती है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम बताती है। तो इसने बहुत सारी कंपनीज़ का नाम बताया, जो कि एक कंपनी उनमें से दिखती है, जो कि एक
डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में दिखती है इसके, जो कि मोस्टली सेम यही काम कर रही है जो कि ये कंपनी काम कर रही है। लगभग लगभग सेम सा ही है। बाकी और भी कंपनी है बट वो इतनी सेम नहीं जितनी ये कंपनी सेम है। क्योंकि एक सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज़, सो इस कंपनी का जो जो कि पी और पीबी रेशियो की हम लोग कंपेयर करेंगे सबसे पहले तो। सो जो आईपीओ लेके आई है उसका पी रेशियो क्या चल रहा है आज के दिन? सो 200 का कमाई कर रही है, 1600 का, 1654 रुपये का। सो यहाँ पे हम लोग आराम से पी निकाल पाएंगे। तरीके से अगर पी हम निकालने की कोशिश करते हैं तो लगभग लगभग 8 का अपने को पी देखने को मिलता है। सो 8 के पी को हम लोग कंपटीशन के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे इसका 13 का पी यहाँ पर चल रहा है, जो कि अपनी जो नई कंपनी है वो की अच्छे पी के ऊपर में लिस्ट होने वाली है। तो हमें एक कमाई का साधन सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा होता है पीबी रेशियो के बेसिस के ऊपर में। तो यहाँ पे पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कंपनी की आज के दिन नेटवर्थ क्या है। तो वो है 810 करोड़ रुपए के आसपास में, और यहीं पे कंपनी और पैसे उठा रही है लगभग 300 करोड़ के आसपास में, तो ये बढ़ के हो जाएगा 1100 करोड़, और कंपनी यहाँ पे पैसा मांग रही है 1600 करोड़। तो यहाँ पे जो पीबी रेशियो जो निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग लगभग 1.5 के आसपास का। सो 1.5 का जो पीबी रेशियो है उसको कॉम्पिटिशन के साथ में कंपेयर करते हैं तो ये निकल के आ रहा है 1.5, तो वो वहीं पर निकल के आ रहा है जहाँ पे कॉम्पिटिटर है। तो कमाई इससे अच्छी कर रही है, मतलब अच्छे वैल्यूज़ के ऊपर में अवेलेबल है। कमाई तो बराबर से ही कर रहे हैं दोनों की कंपनियाँ। क्योंकि अगर हम लोग नेट मार्जिन्स की यहाँ पर बात करते हैं जो कि कंपनी के, तो ये लगभग 3600 करोड़ की इस साल इसने सेल की है, जिसके बदले इसने 226 करोड़ रुपए कमाए हैं। सो नेट मार्जिन्स में थोड़ा-सा फ़र्क है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा कमा रही है, राइट? बट जो वैल्यू के ऊपर में वो अपनी आईपीओ वाली कंपनी आ रही है, जिस वैल्यू के ऊपर में, वो वैल्यू जो लिस्टेड कंपनी इससे महँगी है। तो अपने को थोड़ा-सा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग लगभग 1600, और ये कितने वैल्यूज़ के ऊपर में खड़ी हुई है? 1 सेकंड। ये खड़ी हुई है 2200 करोड़ के आसपास में, और अपनी मिल रही है 1600 करोड़ के आसपास में। तो यहाँ पर हमें अच्छा एक इंक्रीज़ अपने जो शेयर प्राइस है आईपीओ के प्राइस में वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग, ये तो हो गया कॉम्पिटिशन के बेसिस के ऊपर कि हमें अच्छा लग रहा है कि आईपीओ ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट जीएमपी होती है, जीएमपी कितना चल रहा है, तो जीएमपी कितना पॉजिटिव में चल रहा है, उसके बेसिस पे भी एक अंदाज़ा मिलता है। तो यहाँ पे 30% का जीएमपी पॉजिटिव की साइड मिल रहा है, तो अगेन ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन की आईपीओ पॉजिटिव में जा सकता है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें अपने को थोड़े-से नेगेटिव भी हैं इसके अंदर में, जिनकी भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। सो कंपैरिज़न के बेसिस पे अच्छा है, जीएमपी के बेसिस पे अच्छा है। नेक्स्ट बेसिस जो नेगेटिव चल रहा है, एक तो है क्रूड ऑयल बेस्ड ये कंपनी है, मतलब क्रूड ऑयल के ऊपर में डिपेंडेंट रहती है। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल कौन-सी कंपनियों के लिए? जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गए, वो फिर रिफाइन करती हैं ऑयल्स को, फिर उसमें से मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं उनमें से ऑयल को ये कंपनी खरीदती है। फिर वहाँ से फिर ये अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ को रिफाइन करके इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है। चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, हेल्थ केयर को ऑयल देती है, फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देती है। तो इसका जो ये जिससे खरीदी जाए, एचपीसीएल रिफाइनरी से उनसे खरीदती है, या फिर कई बार डायरेक्ट क्रूड ऑयल खरीदती है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ की वजह से इसके रॉ मटेरियल के जो प्राइसेज़ होते हैं वो मतलब वेरी करते हैं। तो अगर कल को क्रूड ऑयल के जो प्राइसेज़ होते हैं वो बढ़ते हैं तो इसके लिए भी प्रॉब्लम, मतलब रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो इसके लिए प्रॉफिट्स थोड़े से घट सकते हैं। तो क्रूड ऑयल के फ्लक्चुएशन की वजह से इसके प्रॉफिट्स ऊपर-नीचे हो सकते हैं। दूसरा जो इश्यू हमें नज़र आता है वो है इसकी बैलेंस शीट के अंदर में, जो कि है ऑर्डर रिसीवेबल्स। कंपनी की आज के दिन जो जितनी भी बैलेंस शीट है, जितनी पूरी बैलेंस शीट है, वो लगभग-लगभग 1600 करोड़ के आसपास की बैलेंस शीट है। अगर यहाँ पे देख पाएँगे 1613 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है, जिसके अंदर में से अगर हम लोग एक चीज़ पे ध्यान देते हैं वो है ऑर्डर्स रिसीवेबल्स, जो कि एसेट कैटेगरी में होता है। ये रहा, और ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे लगभग ये 30% का इसकी टोटल बैलेंस शीट का पार्ट है। मतलब इसका माल बिक तो रहा है बट पैसा वक़्त पर नहीं आ रहा है पूरा का पूरा। तो पूरी बैलेंस शीट का एक बहुत बड़ा चंक जो है पैसा उधारी में पड़ा हुआ है। आज के दिन अगर पूरी एसेट वैल्यू यहाँ पे 1600 करोड़ रुपए की पूरी बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में से केवल जो इक्विटी का जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो सिर्फ 700 करोड़ है। तो बाकी का जो 60% पैसा है वो या तो उधारी का है या फिर बकाया पड़ा हुआ है। तो उधारी का ही मान के चल सकते हैं, वो उधारी पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा-सा नेगेटिव में इस कंपनी के लिए। तो ये 2 इसके अंदर मेन कंसर्निंग पॉइंट्स हैं, और बाकी ये कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छे कस्टमर्स हैं, इसके फ्यूचर में बने रहने की चांसेस हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग ये पहले मान रहे थे जिस तरीके से शिफ्ट हो रही थी सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ में, तो हमें दिख रहा था कि ये ऑयल एंड गांधार ऑयल के जो जो कस्टमर्स हैं, मतलब इसकी भी जो सेल होती है वो नीचे जा सकती है। बट इसका सिर्फ 25% सेल ही केवल इंजन ऑयल से आती है, बाकी की सारी जो सेल होती है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री या फिर उनसे आती है। सो 25% के अंदर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आने वाले टाइम में अपने को दिख रहा है कि हाइड्रोजन गाड़ियों का भी चलन आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली टोयोटा ने गाड़ी निकाली है, उसका अच्छा क्रेज़ बना हुआ है। और भी वो जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल की वजह से अगेन इंजन गाड़ियाँ बनी रह सकती हैं। तो जिस वजह से ये मार्केट वापस से शिफ्ट जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और जो अपने जो पास्ट का है, जो फ्यूल है, जो कि हाइड्रोजन हो सकता है एंड एथेनॉल हो सकता है, तो उस साइड में मतलब 2 इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बनी रह सकती हैं फ्यूचर के अंदर में। तो हमें अगेन इंजन ऑयल के जो चांसेज़ होते हैं बने रहने के, वो दिख रहे हैं कि बने रह सकता है। सो ओवरऑल हमें फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है, एंड
आज के दिन हालत ठीक है और मार्केट में जो ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है उसकी भी प्राइसेस अच्छी दी हुई है, जीएमपी पॉजिटिव में चल रही है। सो कंपनी को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर में लगभग 30% के आसपास या 40% के आसपास में फ्यूचर में ऊपर जा सकती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू आज के दिन सस्ते में अवेलेबल है। बाकी अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना भी है तो ध्यान रखिए अपने कैपिटल का सिर्फ 4% ही यूज़ करना है एक कंपनी में, उससे ज़्यादा मत करना कभी भी, भूल के भी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई अगर क्वेरी होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड फाइनली सी यू टुमारो।